हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस का इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करेंगे। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। जब भी मोशंस के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पोजीशन है, ठीक है, जैसे पोजीशन है या नहीं तो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो पैरामीटर्स है मोशन के, उसको जब हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिराइव करेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कैनेमेटिक्स में डिराइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो था वो क्या था, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम उसी का मतलब एसएचएम के केस में इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होगा उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अगर मैं रिकॉल कराऊं कि एसएचएम के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए किस तरह के फोर्स की आवश्यकता है, मैंने बताया आपको कि जो फोर्स है ना, ये F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। दिस इज द फोर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच a particle can oscillate, मतलब it can move to and fro about a particular mean positions। अगर मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं आपको, तो इस फोर्स के इक्वेशन में आपको पता है कि k क्या है, k is some positive constant, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। k क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। और x क्या है, तो x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, जो x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वैसे मान लो कि x एक्सिस है ये, ठीक है, x एक्सिस है, तो x क्या, अगर मान लो ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 0 पोजिशन है, इस पोजिशन पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, ठीक है, इस पोजिशन पे फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरह के फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, वो ऑक्सीलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन जहां पे कि फोर्स की वैल्यू 0 है। मैंने बताया है वो कैसे करेगा। तो देखो, अगर कोई पार्टिकल यहां रखा हुआ है और यहीं का यही है, नोबडी इज मूविंग इट, तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए यही पड़ा हुआ रहेगा, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एज एन एक्सटर्नल एजेंट मैं इस पार्टिकल को उठाता हूं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे, मान लो कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर ए डिस्टेंस अवे यहाँ पे लेके चला गया पार्टिकल को, तो यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाने में कुछ हरकतें हुई। फिजिक्स के टर्म्स में अगर सोचो तो मैंने किया क्या, इस पार्टिकल को जब मैं उठा के ले जा रहा था, तो उस मोमेंट पे जैसे ही ये x के इक्वल टू 0 की पोजीशन से मूव किया, तो एक फोर्स इधर की ओर लगना स्टार्ट हो गया, जो फोर्स था F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ x। तो मैं पॉजिटिव मूव कर रहा हूं, मैं x डायरेक्शन के मतलब ओरिजिन के पॉजिटिव मूव कर रहा हूं, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, फॉर x लेस देन 0 के लिए फोर्स हमारा इधर की ओर लगेगा, निगेटिव x एक्सिस के अलोंग लगेगा। अगर ये x एक्सिस है तो ये माइनस x होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अल्टीमेटली मैंने किया क्या, इस पार्टिकल को जब मैं उठा के यहाँ ले जा रहा था, तो मैंने इस सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स है, जो कि F इक्वल टू माइनस के एक्स है, इसके अगेंस्ट में मैंने कुछ काम किया। आई हैव डन सम वर्क अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स व्हाइल आई वाज टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन A। और इस मेरे द्वारा किया गया ये काम इस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर्ड हो गया, मतलब स्टोर हो गया, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी मैंने 0 रखी, यहाँ पे मैंने छोड़ा पार्टिकल को। उस समय जब मैंने यहाँ पे पार्टिकल को रखा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि मैंने जो भी काम किया यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले जाने में पार्टिकल को, अगेंस्ट द सिस्टम फोर्सेस इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मेरा वर्क डन यहाँ स्टोर्ड हो गया, ठीक है। अब जब मैं इस पार्टिकल को छोड़ूंगा तो अल्टीमेटली फोर्स इस पे इधर की ओर लग रहा है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। इस मूवमेंट पे फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ A। मैक्सिमम फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगेगा। और जैसे जैसे पार्टिकल अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इधर की ओर एक्सेलरेट होता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स की मैग्नीट्यूड भी घटेगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। टुवार्ड्स ओरिजिन आ रहा है तो x की वैल्यू घट रही है, तो फोर्स की वैल्यू भी घट रही है।
लेकिन अल्टीमेटली वो आ तो रहा है एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। और जब इस पॉइंट पे पार्टिकल पे पहुंचेगा तो उस समय जितना भी पोटेंशियल एनर्जी मैंने दिया है वो एनर्जी फाइनली गेट ट्रांसलेटेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि 1/2 m इंटू वी पे स्क्वायर। यहाँ इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, उससे मैंने निकाला कि यहाँ पे सारा का सारा एनर्जी जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर थी वो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गई। अब अल्टीमेटली यहाँ पे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तो रुकने वाला है नहीं, तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट को x=0 को क्रॉस करेगा। और जैसे ही वो इधर आने की कोशिश करेगा, पार्टिकल इन पोजिशंस पे आने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि x<0 के लिए फोर्स किधर की ओर लगेगा, तो फोर्स लगेगा राइटवर्ड लगेगा, मतलब इधर की ओर फोर्स लगेगी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसको क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक मोमेंट आएगा इस पॉइंट पे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी था इट गेट ट्रांसलेटेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन। और फिर क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, फोर्स अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे फोर्स क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, F=-k टाइम्स ऑफ a। और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जो कि इस मूवमेंट से जैसे ही पार्टिकल यहाँ आएगा तो फोर्स की वैल्यू फिर घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू है वो घटेगी। तो अल्टीमेटली पार्टिकल फिर यहाँ से एक्सीलरेट होकर के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एक्सीलरेट यहाँ पे जब आएगा तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इनफाइनेटली इसके बीच में ऑक्सीलेट करता रहेगा जब तक कि इस सिस्टम में कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल नहीं है या डैम्पिंग नहीं हो रहा हो, तो उस केस में ये इनफाइनेटली ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि ये जो फोर्स इक्वेशन है F=-kx, व्हाई दिस इज गिविंग राइज टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अभी बेसिक समझाना चाह रहा था। और इस तरह का फोर्स कब होता है, जब सपोज करो कि आपका जो है सो एक वाल है, दिस इज अ फिक्स्ड वाल, ठीक है, इस वाल के सहारे एक मैंने ब्लॉक को अटैच किया है थ्रू सम काइंड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, थ्रू सम काइंड ऑफ स्प्रिंग। और ये जो सरफेस है ये क्या है, ये सरफेस फ्रिक्शनल लेस है, ठीक है, फ्रिक्शनल लेस है। तो जब आप इस ब्लॉक को उठा करके इधर से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लेकर चले आओगे और तब रिलीज करोगे, तो सेम जो मैं यहाँ मोशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ वही मोशन यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये भी मोशन इसलिए ऐसा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ भी जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा वो F=-kx ही है। तो जहाँ जहाँ भी ये F=-kx टाइप ऑफ फोर्स किसी पार्टिकल पर लगेगा, वो पार्टिकल मजबूर है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हम समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह का फोर्स लग रहा है तो इस तरह की फोर्स लगने की वजह से जो उसका पोजीशंस होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी, वो टाइम के साथ कैसे डिपेंडेंट होगी, क्या रिलेशन होगा टाइम के साथ उनका, ये हम लोग जानने में अभी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस। So now we are considering a particle moving along the x-axis. This is my x-axis और इस x-axis के along एक particle move कर रहा है। ठीक है, वो particle जो है so t=0 टाइम पे जो है सो ओरिजिन मेरा ये है और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे x0 पोजीशंस पे है और इसकी वेलोसिटी v0 पोजीशंस पे है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है while moving along the x axis is given by the equation F=-k times of x, where k क्या है, is a positive constant, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बातें मैंने अज्यूम कर ली। ये जो है वो t=0 का सिचुएशन है। हमारा इंटरेस्ट क्या है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t, मतलब क्या चीज की, ये तो t=0 का मोशन डायग्राम है। एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सपोज करो पार्टिकल यहाँ ट्रेस हुई, यहाँ पे पोजीशन था x और इसकी वेलोसिटी थी v, तो हमारा ये हो गया हमारा ओरिजिन o।
तो हमारा जो पर्पस है भाई कि वो ये है कि ये जो x है ये टाइम के साथ किस तरह से रिलेटेड है, और ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ किस तरह से रिलेटेड है, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, इसी को निकालने में हम अभी इंटरेस्टेड हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो मुझे पता है कि पार्टिकल दो एक्सट्रीम के बीच में, अगर मान लो कि यहाँ एक एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ एक एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इन दो एक्सट्रीम के बीच में पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगी। वो डिपेंड करता है कि इनिशियली पार्टिकल को कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी गई। ये तो तय है कि जब एसएचएम होगा तो पार्टिकल दो एक्सट्रीम के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। अब बात ये उठती है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हमसे पूछा जाए कि उसका पोजीशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन, तो हम कैसे बताएंगे? वी विल गोइंग टू डिराइव दिस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने एज्यूम किया कि एक पार्टिकल है जो इस टाइप के फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, और पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे उस पे वेलोसिटी जो है सो v है और उसका पोजीशन x। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स जो है F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ x है। इससे तुम न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखो, अगर पार्टिकल का मास m है तो हम लिख सकते हैं कि m इंटू एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल इज माइनस के टाइम्स ऑफ x, नो डाउट। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देख लिखे तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स लिख सकते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों लिख दिया a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने माना हुआ है कि k क्या है हमारा, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, और मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो कम से कम ये तो कह सकते हो कि k बाई एम क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इस ऑलवेज पॉजिटिव के सिचुएशंस को अगर हमको मतलब एक टर्म से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं मान लेता हूं कि k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इज सम कांस्टेंट, अब ओमेगा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ओमेगा स्क्वायर करने की वजह से ये तय हो गई कि k बाई एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस हेयर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ acceleration of a particle under the influence of this kind of force। अब देखो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली कि dv by dt is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस। एक्सेलरेशन को मैंने dv by dt से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि dv by dx और इंटू dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डाल से dx काट डालोगे तो dv by dt ही आनी है। ठीक है, सो देयर शुड बी नो डाउट इन दिस। अब देखो यहाँ से कि dx by dt क्या है, व्हाट इज दिस dx by dt? अगर आप ये देख रहे हैं तो ये जो dx by dt है ये क्या हो सकता है? दिस इज अ वेलोसिटी v। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे कि v dv by dx एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ क्योंकि काफी नीचे हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, v dv बाई dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। और आई थिंक देयर वाज अ नेगेटिव साइन, आई होप मैंने यहाँ छोड़ दिया क्या, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। तो अल्टीमेटली वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर डी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब मुझे ये तो पता है कि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन x नोट है, v नोट है, और t इक्वल टू t पे मैंने माना है कि x और v पोजीशन है। मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, आई एम सिंपली इंटीग्रेटिंग इट टू द बोथ साइड। तो दिस इज माय केस। मैंने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो v नोट है। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, v नोट है। और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या है, मैंने मान रखा है यहाँ v वेलोसिटी है, मैंने यहाँ v लिखा। और t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, x नोट है, तो यहाँ x नोट है। और t इक्वल टू t पे पोजीशन मैंने x माना हुआ है, यहाँ पे x डाल दिया, नो डाउट। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। दिस विल बी v स्क्वायर बाई 2। नाउ दिस विल बी लाइक v नोट टू v एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बाहर तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा x नोट बाई सम x। ठीक है, नो डाउट। मैं इसको क्या करता हूँ, बाई टू हटा देता हूँ, लिखता हूँ इसका लिमिट की वैल्यू डालता हूँ, तो वी स्क्वायर माइनस वी नोट पे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट पे
स्क्वायर करनी है, यहाँ भी कोई इशू आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब हो गया वी स्क्वायर की वैल्यू हो गया मेरे पास वी नोट पे स्क्वायर, और इधर चला गया ये, और प्लस हो गया यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट पे स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ज़रा देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूँ। ये जो है सो वी नोट पे स्क्वायर है, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये सिंपली ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया वी नोट पे स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स नोट पे स्क्वायर। ओके, और ये एक्स नोट यहाँ गया था, तो एक्स नोट पे स्क्वायर और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो जो v की वैल्यू मैं निकालूंगा, दिस v शुड बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा रूट अंडर वी नोट पे स्क्वायर बाई ओमेगा सम को, जो ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ से निकलेगा ओमेगा पे स्क्वायर एंड प्लस एक्स नोट पे स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैंने वी नोट की जो वैल्यू है वो एक्स के टर्म्स में निकाली है। अभी तक मैं इक्वेशन v की वैल्यू जब मैं t के टर्म्स में निकालूंगा तो आई कैन से कि मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इक्वेशन, बट दिस रिजल्ट इज आल्सो वेरी यूजफुल व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो मैं क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यू है वी नोट पे स्क्वायर, वी नोट तो मेरा कॉन्स्टेंट ही है, क्योंकि क्या है, वी नोट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 बाई ओमेगा पे स्क्वायर। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ ओमेगा के बारे में, इट इज सिंपली ए कांस्टेंट। यू आर नॉट अवेयर कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो क्या है, आई डोंट केयर अबाउट। तो वी नोट पे स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर और प्लस एक्स नोट पे स्क्वायर को मैं सम कांस्टेंट ए स्क्वायर मान लेता हूँ। आई एज्यूम्ड इट एज सम कांस्टेंट ए स्क्वायर, दिस इज माय एज्यूम्शन है ये मेरा। ठीक है, ये ए क्या है, अभी सम कांस्टेंट है, अभी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नहीं बताए हैं। तो जब ये ए स्क्वायर आ गया तो अब इसकी वैल्यू अगर हम डाल दें यहाँ पे, तो मेरे पास v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक जनरल इक्वेशन हमारे पास अभी आ चुका है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर सम कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कांस्टेंट ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, व्हाट इज इट फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, व्हाट आर इट फिजिकल सिग्निफिकेंस। इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल एट प्रेजेंट, अभी क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो वेलोसिटी ये आ गई। अब देखो कहीं ना कहीं मुझे तो क्या करना है, पोजीशन x को t के टर्म्स में डिराइव करना है, और तो मैं क्या करता हूँ, ये जो v निकला उसको मैं लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो है। सो dx बाई dt इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू यहाँ पे डी टी आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज कर दिया, आई जस्ट रीअरेंज्ड इट। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मतलब उसको अब सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, इस इक्वेशंस को मैंने रीअरेंज कर लिया। अब मैं इसको फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो टाइम की जो वैल्यू है, ठीक है, t इक्वल टू 0 टू टी जो है सो यहाँ पे मतलब t इक्वल टू 0 है, इनिशियल टाइम 0 है, यहाँ पे t है और यहाँ पे x की वैल्यू x नोड है और ये x है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इट इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, और यहाँ पे आ जाएगा इसका लिमिट x नोट और यहाँ पे x एंड दिस विल बी ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको जब मैं करूँगा तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नोट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो साइन इनवर्स x नोट बाई ए तो एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है, ये x नोट क्या है, कांस्टेंट है, x नोट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर 0 एंड a इज सम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से देखो तो अल्टीमेटली इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं, तो मैं लिखा है इसको साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स ऑफ x नोट बाई ए कर दिया, और इसको मैंने माना कि सम कांस्टेंट डेल। ठीक है, साइन इन मैंने क्या माना, साइन इनवर्स ऑफ x नोट बाई ए इज एज्यूम्ड एज सम कांस्टेंट डेल। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल। तो यहाँ से जब तुम दोनों साइड में साइन करोगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट x बाई ए आ जाएगा,
तो x बाई ए इज इक्वल टू यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस डेल, दोनों साइड मैंने साइन साइन ऐड किया, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू सिंपली आर्गुमेंट एंड दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। पहला ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ SHM. This is the equation of SHM where you are defining the position of a particle executing SHM in the form of time t as a function of time t. तो ये आ गया equation of SHM। लेकिन अभी आपने केवल position निकाला है, अगर आप velocity निकालना है you simply has to differentiate it to get the velocity dx by dt which will be v, this is a omega cos omega t plus del, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास velocity का equation। तो finally you have derived the equation of motion as two equation. The first one is what? First one is a position x. First one is the position x. Position x is equal to a sine omega t plus del sum, and the velocity v is equal to a omega cos omega t plus del. These are the two equations of SHM which you have derived. Now we will come to know about the significance of this term A, the significance of this term omega, and rest all. Okay? So friends, we have just derived the two equations of SHM, that was x is equal to a sine omega t plus some constant del, and velocity v is equal to a omega cos omega t plus del. These were the two equations we had just derived, which was abbreviated as the equation of motion of the SHM. Now we are going to see about the basic concept of the parameter a, omega, del. So first, before we start about this topic, I would like to introduce my newly published book, The Mind Tune Up in 50 Minutes, The Science of Peak Performance for JEE and NEET Aspirant. The book is basically designed according to the feelings you have during your preparation journey. होता क्या है कि प्रिपरेशंस के दौरान आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में जो है सो, बट देयर आर डेज वेयर आप बहुत ज़्यादा जो है सो डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं अपने एम्बिशन से, अपने गोल से, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस पुअर हो गया है या कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहा है। एंड इन दिस केस आप एक लूप में फंस जाते हैं जहां आप कंटिन्यूसली टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो आपको जो है सो अपने सक्सेस से दूर ले जाता है। तो आई वुड लाइक, क्योंकि इस बुक के साथ आपका इंटरेक्शन हो और आप अपने जीवन के सारे मतलब प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ कि आखिर वो क्या रीज़न है जो आपको कभी कभी महसूस करवाता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं या कोई सब्जेक्ट आपके लिए नहीं बना है। तो इन सभी चीज़ों का आपको इसमें जो है सो सॉल्यूशन मिलेगा, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजी मिलेगा। और साथ में ये जो बुक है, ये बुक एकदम 15 मिनट इज सफिशिएंट, यू जस्ट हैव टू गिव द 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ इवनिंग, जब आप मतलब अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करना चाह रहे हो तो उस केसेस में अपने आप को सिंक्रोनाइज करें। द बुक इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन सिंक्रोनाइजिंग यू विथ योर एग्जाम प्रिपरेशन माइंडसेट। तो ट्राई टू रीड इट। इसका लिंक जो है सो पोथी पे अवेलेबल भी है, बुक्स जो है सो यू कैन गो एंड बाय देयर। नाउ कम टू द टॉपिक। Here the first term I would like to introduce is amplitude of oscillation. आप देख रहे हैं कि ये जो x है ये क्या है? x is the position of the particle at a particular time instant t। मतलब सपोज करो कि ये x एक्सिस है और इस x एक्सिस पे ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से अगर किसी पर्टिकुलर टाइम डी पे पार्टिकल x पोजीशंस पे ट्रेस हुआ तो ये जो x पोजीशन है इट शैल बी गिवन बाय द इक्वेशन दिस, कैसे से a sin ओमेगा t प्लस डेल। ठीक है, वेयर व्हाट इज दिस a? तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, इस इक्वेशन से ही पता चल जाता है कि साइन ओमेगा टी प्लस डेल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1 हो सकती है, -1 हो सकती है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच दिस पैरामीटर कैन एक्वायर।
सो हम पोजीशन की जो है x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, पहले तो प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। मतलब ये जो दो पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। मैक्सिमम वैल्यू है x का, मतलब पोजीशंस का या डिस्प्लेसमेंट का आप कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये माइनस ए तो ये ए। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, it is the maximum displacement of the particle from the mean position. What is the amplitude? Amplitude के बारे में आप क्या कह सकते हो? Amplitude क्या है? The maximum displacement, the maximum displacement of particle executing SHM from mean position या इक्विलिब्रियम पोजीशंस। क्योंकि ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है तो एफ की वैल्यू क्या है तो 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस में क्यों है, क्योंकि अगर पार्टिकल को यहाँ रख दिया जाए तो ये इनफाइनाइटली इसी पॉइंट पे बना हुआ रहेगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम द मेन पोजीशन, और वो क्या है ए है। तो ये ए क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन कहलाता है। सो ए क्या कहलाएगा इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, AMPLI, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है, ऑक्सीलेशन है। तो जब भी आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन पूछा जाए तो आप इस इक्वेशन में ए जो पैरामीटर्स है उसको आप एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन मान सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जितने भी आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं वो रिपीट करते हैं आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। मैंने बताया भी आपको कि अगर यहीं पे पार्टिकल है, अब आप इस पार्टिकल को उठा के यहाँ पे मैक्सिमम इस पे यहाँ तक लेके चले गए, और जब उसको मैं रिलीज करूंगा तो पार्टिकल यहाँ से पहले क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आने में उसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, और फिर उसी मतलब मोमेंटम की वजह से वो इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ फिर रेस्ट में आएगा, फिर यहाँ पे फोर्स इधर की ओर F एक्ट करेगा, जो फोर्स मतलब फोर्स तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल बैक होता है, फिर यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी चूंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो इस पॉइंट ओरिजिन को क्रॉस कर जाता है, एंड देन इट रीचेस टू देयर, फिर वैसे ही बैक फोर्थ, तो ऐसे 2 and 4 मोशन जो है सो लगा हुआ रहता है। तो ये जो मोशंस है वो आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम टी पे पार्टिकल, सपोज करो कि ये टी टाइम पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पार्टिकल कुछ यहाँ ट्रेस हुआ, ठीक है, पार्टिकल इज ट्रेस एट दिस पोजीशन, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लो v है और पोजीशंस मान लो x है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम इसका टी पे पार्टिकल यहाँ ट्रेस हुआ, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइम स्टांड t प्लस टी कैपिटल टी के बाद ये पार्टिकल जो है आपका फिर यहीं पे ट्रेस होगा, ठीक है, वेलोसिटी v और x t प्लस कैपिटल टी के बाद, तो यहीं पे ट्रेस हुआ। और यहीं पे ट्रेस होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन इस पॉइंट पे है, ठीक है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन वही है, पोजीशन भी सेम है। तो इन दिस केस वी कैन से कि पार्टिकल ने एक कंप्लीट ऑक्सीलेशंस कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया, पार्टिकल कैसे गया होगा, अगर यहाँ वेलोसिटी इधर की ओर है तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन पर जाएगा जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे तो फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, उसके इन्फ्लुएंस में पार्टिकल फिर बैक होगा, यहाँ पे आएगा तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो इधर भागेगा। जैसे ही वो ओरिजिन के इधर भागेगा तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव, इधर जो फोर्स लग रहा है वो इसको क्या करेगा, उसको डीएक्सेलरेट करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आकर के फिर इसकी वैल्यू जो है मतलब वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v 0 हो जाएगी, और तब ये फोर्स उसको फिर एक्सेलरेट करवा के इधर ले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, जैसा ही क्रॉस करेगा तो फिर इधर जो फोर्स है वो पिक्चर में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब पार्टिकल यहाँ लौटेगा, मतलब इस पॉइंट पे लौटेगा, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर बैक हो गया, यहाँ गया, तब जाकर के एक कंप्लीट टाइम पीरियड वो पार्टिकल कंप्लीट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल ऑफ एसएचएम। वो क्या होता है, मिनिमम टाइम
टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। क्या होता है? मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन या वन साइकिल और वन साइकिल। तो साइकिल कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल, सपोज करो ये पॉइंट जो है सो आपका ओरिजिन है, ठीक है, या ओरिजिन है या आप कह सकते हो मीन पोजीशन है। पार्टिकल सपोज करो यहां से स्टार्ट करता है, पार्टिकल की वेलोसिटी टी टाइम पे इधर की ओर है v। तो अब बताओ कि पार्टिकल का एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कैसे मोशन करेगा। यहां से वो पार्टिकल जाएगा यहाँ ओरिजिन पे, यहां से फिर इधर की ओर जाएगा पी पॉइंट पे, एक्सट्रीम पे, फिर बैक होकर के फिर ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर वो रिटर्न होगा, तब जाकर के एक कंप्लीट वन साइकिल वो कंप्लीट होगा। तो अगर आर से कोई पार्टिकल ओरिजिनेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है, तो पहले वो आर से किधर जाएगा? आर से पी पे जाएगा, पी से फिर वो क्यू पे जाएगा और क्यू से फिर वो जब आर पे जाएगा तब जाकर के वन कंप्लीट साइकिल होगा और इसको कंप्लीट करने में टाइम पीरियड टी लगेगा। या नहीं, सपोज करो कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इस समय इसकी मोशन वेलोसिटी इधर की ओर है, मतलब इस समय इसका मोशन इधर दिस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट से ये पी पे जाएगा, ओ से जाएगा वो पी पे, पी से फिर आएगा वो क्यू पे और क्यू से फिर आएगा वो आर होते हुए ओ पे, तब जाकर के वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये जो वन कंप्लीट साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको करने में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं एसएचएम का। सो हाउ विल वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड? तो मैंने कहा कि एक टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल के पास वही पोजीशन होता है, पार्टिकल विल बी फाउंड एट द सेम पोजीशन एंड विल बी हैविंग द वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लो कि टी टाइम पीरियड है, टी क्या है? हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन है पार्टिकल का टी टाइम पीरियड के बाद वो सेम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर टी टाइम पे पोजीशन मानो ये हुआ ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट द टाइम टी। तो ये जो पोजीशन है वो ए साइन ओमेगा और टी प्लस कैपिटल टी एंड जोड़ डेल के बराबर होगा। ये क्या है? तो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है। टी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन और टी प्लस टी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन बराबर है, तो इसका मतलब टी टाइम पीरियड है, तो दिस इक्वेशन विल बी फुलफिल्ड। सेम अप्लाई टू द केस ऑफ वेलोसिटी आल्सो। सो अगर टी टाइम पे वेलोसिटी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल और टी प्लस डेल, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी जोड़ डेल, ठीक है। तो इस केसेस में टी टाइम पे ये वेलोसिटी हुआ, टी टाइम पे वेलोसिटी क्या हुआ? टी टाइम पे जो वेलोसिटी हुआ वो ये हुआ और टी प्लस कैपिटल टी टाइम पे जो वेलोसिटी हुआ वो ये हुआ। तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा, तभी हम बोलेंगे कि टी इज अ टाइम पीरियड, ठीक है। टी इज अ टाइम पीरियड। अगर केवल एक ही इक्वेशन फुलफिल्ड होता, मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा मान लो कि एक्सिस है, ये मेरा मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की ओर मान लो कुछ वेलोसिटी है, इस मोमेंट पे v है, और इसका जो पोजीशन है ये यहाँ पे है, मान लो सम पोजीशन x या x नोट को भी पोजीशन है, तो पार्टिकल इधर की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर ओरिजिन के इधर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पार्टिकल इधर जाएगी, इधर के बाद इस एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है। इस एक्सट्रीम पे जाने के बाद फिर वो बैक होगा, पार्टिकल बैक होकर के इस पॉइंट पे जब आएगा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इधर की ओर होगी। तो पोजीशन तो सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल तो पहुंच गया अपनी जगह पे, उसने एक टाइम पीरियड पूरा कर लिया। नो, पार्टिकल हैज टू रीच देयर अदर एक्सट्रीम एंड देन व्हेन इट्स कम बैक इट कंप्लीट वन साइकिल। सो साइकिल में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बातों को समझे कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है वो दोनों वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशंस पे अप्लाई होगा, दिस इज अ पोजीशन इक्वेशन, ठीक है, और ये वेलोसिटी इक्वेशंस पे भी अप्लाई होगा। दोनों जब म्यूचुअली अप्लाई हो जाएंगे, दोनों जब म्यूचुअली सेटिस्फाई करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि एक टाइम पीरियड टी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पोजीशन पे तो पार्टिकल
यहाँ से जब पार्टिकल चला तो लौटते समय एक बार तो यहाँ ट्रेस हुआ ही, लेकिन उस समय उसकी वेलोसिटी इधर थी, तो हम नहीं कह सकते कि पार्टिकल ने एक साइकिल पूरा कर लिया। पार्टिकल फिर जब यहाँ एक्सट्रीम अपने इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा और यहाँ से बैक होगा और तब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो पहले वाली है, तब हम बोलेंगे कि पार्टिकल ने वन साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो ये दोनों इक्वेशन जब सेटिस्फाइड होंगे तभी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है सो मतलब वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और आपको पता है कि साइन और कोसाइन कब रिपीट करते हैं? वो तभी रिपीट करते हैं जब इसकी जो वैल्यू है ओमेगा टी प्लस डेल वो 2 पाई से बढ़ जाती है, ठीक है, when it increases by 2 pi. So you can write it simply as omega t plus capital T जोड़ del is equal to omega t plus del। और ये कितना से बढ़ेगी? जब 2 पाई से बढ़ेगी तभी ये दोनों इक्वेशंस हमारा फुलफिल्ड हो जाएगा। जब ये ओमेगा टी प्लस डेल जब 2 पाई से बढ़ेगी तभी ये फुलफिल होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो ये क्या निकला? ये निकला ओमेगा इंटू टी प्लस ओमेगा इंटू कैपिटल टी प्लस डेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी प्लस डेल प्लस 2 पाई। और यहाँ से ओमेगा ये कट गया, डेल से डेल कट गया, तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड दैट्स वाई टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड अब निकल के आया 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये जो टी टाइम पीरियड का इक्वेशन जो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा है वो किस वजह से निकल के आ रहा है एसएचएम में, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है। और हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि हमने माना था कि जो फोर्स है हमारा एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स था, यही था ना फोर्स। इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस बिना सिस्टम पॉसिबल है। तो इसी इक्वेशन में हमने लिखा था कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स करते हैं। और चूंकि के यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, तो के बाई एम ये भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए ही हमने माना कि के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा पे स्क्वायर एंड दैट्स वाई हमारे पास जो इक्वेशन निकला था ए बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था ना। तो के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। सो वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई मास एम, ठीक है, जहाँ के क्या है? के है फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज के? के इज सम फोर्स कांस्टेंट। तो मैं जब यहाँ इसकी वैल्यू डालूंगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई और रूट अंडर, तो रूट अंडर से इनवर्स में करेंगे एम बाई के। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड of the particle executing simple harmonic motion under the influence of the force given by this and the mass of the particle is m, k is the force constant, ठीक है। तो ये मेरे टाइम पीरियड समझ गए। तो हम लोग इस इक्वेशन में a की वैल्यू समझ गए, ओमेगा जो है रूट अंडर के बाई एम, टाइम पीरियड निकल गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टाइम पीरियड निकल गया। अब आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी जो एफ होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 बाई टी होता है। 1 बाई टी मतलब ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाई टी को हम लोग क्या करते हैं कि एक सेकेंड में जितना साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसको हम लोग हर्ट्ज के से भी डिनोट करते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। साइकिल पर सेकंड इसका यूनिट क्या होता है? तो उसको हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव द 2 फेज एंड फेज कांस्टेंट लेफ्ट। लेट्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट। टाइप कर लिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स गिवन बाय द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। इज एक्स बराबर क्या चीज? तो ए साइन ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट डेल। और आपने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स गिवन बाय दिस एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल। जहां हमने ये समझ लिया कि जो ए है इट इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। ये क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है।
ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन जो है वो ए कहलाता है। ये आपने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी समझा कि चूंकि ये इक्वेशंस था और इसी से हम लोगों ने निकाला था कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ ओमेगा की जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने ली थी के बाई एम, ये भी आपको पता था। साथ में आपने टाइम पीरियड का भी इक्वेशंस निकाल लिया कि जो भी पार्टिकल, जो कि आपको पता है कि अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रही है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल जो है सो अपने मोशंस को क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी। और अगर वो रिपीट कर रही है तो मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ रोटेशन, one cycle of oscillation is given by the time period t, and this is equal to 2 pi रूट अंडर m बाई के। ये भी आपने निकालना सीख लिया। ठीक है, क्योंकि t जो है इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आता है। क्या आता है, 2 पाई बाई ओमेगा हमने डिराइव किया और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली, जो टाइम पीरियड पता चल गया। और साथ में हम लोगों ने ये भी जाना कि ओमेगा जो है वो क्या है, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है। ठीक है, ऑक्सीलेशन है। और साथ में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो एफ होता है वो 1/t होता है, विच इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन ये नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल of oscillation in 1 second, and that is being represented by the hertz। ठीक है, जिसको हम लोग हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने समझ लिया। अब जो बेसिक एक चीज है वो है फेज के बारे में। व्हाट इज फेज? फेज से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये जो इक्वेशन साइनसॉइडल फॉर्म में निकल रहा है पोजीशंस का, वेलोसिटी का, इसमें साइन का फंक्शन है और इसके आर्गुमेंट में ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट डेल है। ठीक है, जो आपने डिराइव किया कि ये जो ओमेगा टी है और प्लस डेल है, दिस इज कॉल्ड द फेज। आप इसको फाई लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द फेज। ठीक है, तो फेज क्या है? ये जो फेज है, इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पार्टिकल ऑक्सीलेशन के दौरान किस स्टेटस में है वो इस फेज से पता चलता है। अब पूछोगे कैसे पता चलता है? लेट अस सी। अगर मैं कहता हूं कि फेज 0 है, क्या है, जो फेज की जो वैल्यू है फेज, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, फाई जो है, जो मैंने माना है ओमेगा टी प्लस डेल, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 मानता हूं तो कहीं ना कहीं इस 0 की वैल्यू को जो आप इन दोनों आर्गुमेंट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 0 और v की वैल्यू आ जाएगी cos 0 मतलब 1, तो a इंटू ओमेगा। तो ये जो फेज 0 है वो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशंस पे है और उस पोजीशंस पे पार्टिकल की वेलोसिटी a इंटू ओमेगा पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको मोशन डायग्राम पे, तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, और इस मोमेंट पे जब फेज हमारा क्या है, फाई की वैल्यूज ऑफ 0 है, तो पार्टिकल इस पोजीशंस पे है एंड इट इज हैविंग ए वेलोसिटी a इंटू ओमेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फेज 0 का मतलब है कि पार्टिकल इज ट्राइंग टू क्रॉस द मीन पोजीशन, particle is at the mean position and it is crossing the mean position with the velocity a ओमेगा। तो फेज ये बता रहा है कि 0 फेज ये कह रहा है कि पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने जा वाला है। ठीक है, अगर इसी फेज की वैल्यू फाई की वैल्यू जो मैंने 0 की, अगर ये फेज हमारा, ठीक है, क्या होता, फाई ओमेगा टी प्लस डेल जो है ये π/2 होता, उस केस में क्या होता, अगर ये π/2 होता तो x की वैल्यू कितनी आती? x की वैल्यू आती हमारे पास a और v की वैल्यू आती हमारे पास 0, क्योंकि cos π/2 0 हो जाता। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर फेज π/2 है तो पार्टिकल ऑक्सीलेशन में कहाँ पे ट्रेस हो रहा है?
पार्टिकल ऑक्सीलेशन में अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ट्रेस हो रहा है। मतलब अगर ये देखो, ये इसका मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पोजीशन ए पे ट्रेस हो रहा है, और इस पोजीशंस पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो 0 है। पार्टिकल इज एट रेस्ट, particle is at rest and it is available at the positive extreme of the oscillation। ऑक्सीलेशन के ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। ये एक्सट्रीम क्या होगा, ये x इक्वल टू माइनस है, दिस विल बी द नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फेज की वैल्यू हमारा π/2 है, तो ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल कहाँ ट्रेस हुआ, पार्टिकल इज बीइंग ट्रेस्ड एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेयर इट इज हैविंग ए वेलोसिटी 0। तो ये फेज आपको बता रहा है कि पार्टिकल का स्टेटस ऑक्सीलेशंस के दौरान क्या है। अगर इसी फेज की वैल्यू मैंने फाई ली, π/2 ली, अगर ये फेज जो फाई है इसकी वैल्यू अगर मैं पाई कर लेता हूँ, तो अगर पाई इसका फेज हो जाएगा, तो उस केस में आप अगर देखें तो आपको x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू a साइन ऑफ पाई, जो कि आ जाएगा आपको 0, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos पाई, मतलब माइनस ऑफ a ओमेगा। अब ये देखो, ये कब आया, जब आपने माना कि फेज जो है फाई की वैल्यू पाई है। फाई मतलब ये ओमेगा टी प्लस डेल की वैल्यू पाई है। ये कह रहा है कि पार्टिकल कहाँ है, अपने मीन पोजीशंस पे है। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो पार्टिकल तो मीन पोजीशंस पे है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी क्या है, -a टाइम्स ऑफ ओमेगा। मतलब पार्टिकल इधर की ओर -a टाइम्स ऑफ ओमेगा वेलोसिटी से भागने वाली है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए फेज ऑफ पाई इज इक्विवेलेंट टू सेइंग पार्टिकल इज जस्ट क्रॉसिंग द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम, या नेगेटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ बढ़ने वाला है पार्टिकल। तो ये सिर्फ फाई के मतलब वैल्यू से पता चल जा रहा है कि अगर फाई की वैल्यू पाई है तो पार्टिकल इज गोइंग टू क्रॉस द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, अगर यही फाई की वैल्यू आपके पास जो ये है फेज की वैल्यू, अगर मैं ले यहाँ पे फाई की वैल्यू 3π/2 कर ली होती तो क्या होता, अगर 3π/2 करता तो x की वैल्यू क्या आती, x की वैल्यू आती a साइन 3π/2, a साइन 3π/2 विच विल बी माइनस ऑफ a, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती, पाई प्लस π/2 मतलब 0 आती। मतलब अब तुम ये कह सकते हो कि अगर ये केस है तो पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू माइनस ऑफ a, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू माइनस ऑफ a है और उसकी वेलोसिटी क्या है तो 0 है। तो उस पे पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे मीन पोजीशन कहाँ है, यहाँ है x इक्वल टू 0 का पोजीशन है। तो ये कब है, जब फाई की वैल्यू यहाँ पे 3π/2 आया, जब फेज की वैल्यू 3π/2 है तो पार्टिकल आपका निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशंस पे है और इसके पास खूब सारा एनर्जी भरा होगा, और फिर उसके बाद जो है तो ये जो फोर्स है सिस्टम का वो उसको इधर एक्सेलरेट करके ले जाएगा। और ये जो आपका केस है वो कब का है, फाई इक्वल टू पाई का केस है, जब पार्टिकल इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम जो है सो। तो अब देखो लास्टली हमने 3π/2 तक का केस ले लिया। अब मैं करता हूँ फाई की वैल्यू अगर मैं पाई ले लेता हूँ, फाई इज इक्वल टू 2π ले लेता हूँ, उस केस में देखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2π एंड दिस विल बी 0, एंड जो v की वैल्यू हो जाएगी a ओमेगा और यहाँ पे cos ऑफ यहाँ पे 2π एंड दिस विल बी cos पाई प्लस पाई, मतलब दिस विल बी v इक्वल टू a ओमेगा। मतलब अगर पार्टिकल अगर फेज 2π है, मतलब ये जो केस है, तो देखो x इक्वल टू यहाँ पे 0 पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी यहाँ पे a ओमेगा है जब फेज की वैल्यू 2π है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फेज चेंज अगर आप 2π का करते हो तो पार्टिकल का पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं होता, पार्टिकल विल बी ट्रेस्ड एट द सेम पोजीशन। तो इसलिए कभी भी अगर फेज चेंज 4π 6π 8π इस तरह का हो तो हम इट शुड बी रिगार्डेड एज ए नेग्लिजिबल फेज चेंज, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट जो है सो मोशंस पे आपको नहीं दिखेगा जो है सो फेज चेंज का उस डायरेक्शंस में जो है सो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फेज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेज कांस्टेंट। हम लोग अभी बात करने वाले किसकी, फेज कांस्टेंट की। ठीक है, हम लोगों ने डिराइव कर लिया
जो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM, जो कि बेसिकली हमारे पास निकला था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस सम कांस्टेंट डेल, एंड जो वेलोसिटी का इक्वेशंस था वो ए ओमेगा और कॉस ऑफ यहाँ पे ओमेगा टी प्लस डेल। ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव कर लिया, और साथ में हम ये जान गए कि जो एम्पलीट्यूड है ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एंड ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और जो इससे टाइम पीरियड निकलता है वो क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद ये जो पैरामीटर था ओमेगा टी प्लस डेल, दिस इज कॉल्ड द फेज फाई, ये क्या कहलाता है, फेज ऑफ द SHM, फेज ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, ऑक्सीलेशन का ये फेज कहलाता है। फाई इज कॉल्ड द फेज ऑफ द ऑक्सीलेशन। तो हमने ये इसमें फाई में जाना कि अगर फेज हम बोलते हैं फाई की वैल्यू 0 है, तो फाई ये डिस्क्राइब करता है कि पार्टिकल किस स्टेटस में है। तो अगर फाई की वैल्यू हमारा 0 है, मतलब पार्टिकल इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन एंड इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। अगर फेज की वैल्यू हमने निकाला कि ये पाई बाई 2 है, इसका मतलब जी तो x इक्वल टू 0 है, पार्टिकल यहाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ पे 0 है। अगर मैंने निकाला कि फेज की वैल्यू पाई है, तो पार्टिकल इज अगेन एट द मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। अगर फिर हमने निकाला कि फेज की वैल्यू फाई की वैल्यू अगर 3 पाई बाई 2 है, तो पार्टिकल इज एट ये तो मीन पोजीशन हो गया x इक्वल टू 0 एंड पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 0 है। फिर हमने निकाला कि फाई की वैल्यू अगर फेज की वैल्यू अगर 2 पाई है, तो पार्टिकल इज फाउंड एट द मीन पोजीशन एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम। मतलब कि फाई के फेज चेंजेस जो 2 पाई है वो लगभग इक्विवेलेंट है, क्योंकि पार्टिकल 2 पाई के फेज शिफ्ट पे सेम पोजीशंस पे और सेम डायरेक्शन में मोशन करता हुआ पाया गया। तो ये तो फेज का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया SHM में। अब आता है एक टर्म फेज कांस्टेंट का। तो देखो फेज में एक पार्ट है डेल, एंड दिस डेल इज कॉल्ड द फेज कांस्टेंट। मतलब कि ये जो तुम्हारा डेल है, दिस इज कॉल्ड द फेज कांस्टेंट। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझते हैं। देखो कि आपको क्या होता है कि जब आप किसी मोशंस का एनालिसिस करते हो, तो आपको एक इनिशियल टाइम चुनना होता है। यू हैव टू टेक अ इनिशियल टाइम, जिसके रेफरेंस में फिर आप समय को मेज़र करोगे, ठीक है। तो वो जो इनिशियल टाइम है, इनिशियल, वो हम लोग चुनते हैं फॉर द इनिशियल ये डेल से, ठीक है। फेज कांस्टेंट क्या है, तो ये जो डेल है, ठीक है, ये आपको इनिशियल टाइम बताएगा जहाँ से आप मेजरमेंट टाइम का फर्दर स्टार्ट करोगे जो है सो। तो वो कैसे बताएगा, तो सपोज करो कि जैसे पार्टिकल आपका, आप ये समझते हो कि आपने जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है, मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, तो आपने कहा कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपने माना कि यहाँ पे मीन पोजिशंस पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपने माना मीन पोजीशंस पे है। तो उस केस में देखो कि जब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशंस पे है, तो उस समय फेज क्या होगा, उस समय फेज की वैल्यू फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और फाई की वैल्यू उस समय 0 हो गई, क्योंकि आपको पता है कि फाई जब 0 होता है तभी पार्टिकल जो है सो इस पोजीशंस पे ट्रेस होता है एंड गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, समझो इसको ज़रा सा, कि इफ़ ए पार्टिकल का अगर आप इनिशियल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो और t इक्वल टू 0 पे आपने पार्टिकल का क्या पोजीशन लिया, आपने पार्टिकल का पोजीशंस लिया है मीन पोजीशंस व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सट्रीम, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। तो इस पॉइंट पे देखो तो फेज की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि फेज जब 0 होता है तभी पार्टिकल इस पोजीशंस में आपको पाया जाएगा। तो अगर आप फेज की वैल्यू 0 करते हो, मतलब ओमेगा टी प्लस डेल की वैल्यू 0 करते हो, और चूंकि t इक्वल टू 0 पे आपने इस पोजीशंस को लिया, तो डेल इक्वल टू 0 हो गया, और इसीलिए जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ वो x इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी, और जो वेलोसिटी आ गया वो a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन आपने अगर जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो आपने लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे,
ये जो है सो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन ये है, और अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, तब डेल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि पार्टिकल का है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पार्टिकल कब पाया जाता है, जब फेज की वैल्यू π/2 होती है। तो देखो ओमेगा टी प्लस डेल, ये फेज है फाई है, और इसकी वैल्यू हो गई π/2, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस पोजीशंस पे t इक्वल टू 0 ले लिया है, तो डेल की वैल्यू क्या आ गई, π/2 आ गई। अब डेल की वैल्यू π/2 आ गई तो इक्वेशन ऑफ मोशन बदला। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, जो कि हो गया a कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया x की जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया। तो कहीं ना कहीं फेज कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेज कांस्टेंट की मदद से आप ये तय करते हो कि जो इनिशियल पोजीशन है, जब आप t इक्वल टू 0 एज्यूम करते हो अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उस पोजीशंस पे आप पार्टिकल को कहाँ मानते हो, पार्टिकल को क्या आप यहाँ इस पोजीशन पे मानते हो जब वो मीन पोजीशंस पे है और गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सट्रीम, या आप ये मानते हो कि पार्टिकल ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशंस पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशंस पे है। तो उस पर निर्भर करता है कि फेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, और उसी से जो है सो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन भी बदल जाता है। अब यहाँ पे ये a cos ओमेगा टी हो गया। तो ये आपके मतलब कन्वीनियंस पे है, प्रॉब्लम के सिंप्लिसिटी पे डिपेंड करता है कि आप फेज कांस्टेंट क्या लोगे, ठीक है। चलिए एक सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a है। एम्पलीट्यूड a कहने का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल मान लो कि x एक्सिस के अलॉन्ग में मतलब ऑक्सीलेशन कर रहा है, और ये मान लो x इक्वल टू 0 इसका मीन पोजीशन है, तो ये जो एक्सट्रीम होगा मीन पोजीशन से ये जो होगा वो a होगा, और ये एक्सट्रीम होगा वो माइनस होगा। तो ये इसकी एम्पलीट्यूड हो गई ये। तो कहता है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a along the x axis at t equal to 0 the position of the particle is x equal to a/2। मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू a/2 पोजीशन जो है, यहाँ पे पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे यहाँ पाया जाता है, या यहाँ पे हम मानते हैं कि पार्टिकल है और ये इधर जा रहा है। कहीं ना बोला t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू a/2 एंड मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब इसके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, तो वेलोसिटी है। तो कह रहा है कि अब बताओ कि इस केस में फेज कांस्टेंट क्या रखोगे। अगर तुमने इनिशियली t इक्वल टू 0 को ये मूवमेंट माना, अगर तुमने t इक्वल टू 0 का मूवमेंट ये चुना, तो बताओ कि फेज कांस्टेंट फिर तुम क्या रखोगे, क्योंकि तुमने अपने एनालिसिस के लिए चीज़ें खुद ही कॉम्प्लेक्स की। तुमने t इक्वल टू 0 को इन द मिड ऑफ द जर्नी माना है। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग फेज कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी। तो देखो बच्चा, यहाँ पे x की जो वैल्यू है, ठीक है, दे रखा है a/2, और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वही होता है जनरल इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे कैचेस की इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये है x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू a/2 है, तो मैं डालता हूँ t इक्वल टू 0 की वैल्यू, तो ये आ गया साइन ऑफ यहाँ पे 0 और प्लस यहाँ पे डेल, t इक्वल टू 0 मैंने डाला, पुटिंग t इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो तो साइन ऑफ डेल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/2, और इसलिए डेल की वैल्यू 2 आ सकती है, तो ये π/6 होगी, या नहीं तो ये 5π/6 होगी, ठीक है। 2π के भीतर आप ऐसे भी देखो साइन जो होता है, जब आप साइन का जो फंक्शन है, ठीक है, वो ऐसे जाता है ना, तो एक तो आपका डेल की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड क्या है, ये 2π है, ठीक है। तो इसमें एक π/6 की वैल्यू यहाँ और यहाँ 2 बार जो है सो 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो π/6 और 5π/6 ये 2 इसकी वैल्यू जो है सो हमको आ जाती है, ठीक है, 0 से 2π के बीच में जो है सो। तो इसकी जो 2 वैल्यू है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा चुनूं मैं डेल के लिए, फेज कांस्टेंट के लिए, क्या मैं 5/6 लूँ, π/6 लूँ या 5π/6 लूँ। तो देखो अब तुम्हें सोचना होगा कि वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं डेल का वही वैल्यू लूँगा जो मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी दे। तो ये तुम्हारे पास पोजीशन का तो इक्वेशन है SHM में, तो वेलोसिटी का क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन ही तो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt जब निकालता हूँ, या वैसे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है वो a ओमेगा और यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा t प्लस डेल है। तो हम अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ यहाँ पे डेल। अब देखो डेल की वैल्यू अगर हम लेते हैं π/6 तो क्या होगा, a ओमेगा cos ऑफ π/6, मतलब सम पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी। और अगर हम डेल की वैल्यू
5π/6 लेते हैं तो a ओमेगा कॉस ऑफ 5π/6 ये सब निगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये 5π/6 है। सो इसको आप लिख सकते हो कि पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू 5π/6 और cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, इट विल गिव यू द निगेटिव वैल्यू। ओके, तो अब तुम समझ गए कि ये अगर मैं फेज लेता तो मेरे पास वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में आती, लेकिन प्रॉब्लम में कह रखा है कि इट इज गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू चूज द डेल एज π/6। और इसीलिए जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। ठीक है, ये होगा जनरल इक्वेशन ऑफ SHM जो है। सो जब आप t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को यहाँ एज्यूम करोगे, तो ये आप पे निर्भर करता है प्रॉब्लम की सिंप्लिसिटी के हिसाब से। आप t इक्वल टू 0 कहीं भी चुन सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ चुन लिया तो डेल की वैल्यू क्या रखनी है, सवाल ये कह रहा था, एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट। थैंक यू वेरी मच।